अब जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमारे मेंबर्स आज ज़्यादा आ जाएंगे, तो हमारा ऐसे भी बोर्ड की संख्या हम बढ़ा सकते हैं, और हम अदरवाइज भी हम नंबर ऑफ बोर्ड ज़्यादा बना करके हम इंटरव्यू फास्ट कर देंगे। वो 67 मेंस का कॉपी का इवैल्यूएशन कर रहे हैं, 30 से ज़्यादा लोग, अब समझते 24 लोग के आसपास करीब लोग होंगे, 12-12 दोनों में शायद 24 लोग जो होंगे खाली GS1 और GS2 को देख रहे हैं। एक पब्लिक ओपिनियन बनाएं तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम AI टूल को यूज़ करके हम जांच करवा देते हैं। सफल अभ्यर्थी हैं PT के, वो हमारे स्टार परफॉर्मर्स का सकते हैं। इस PT में सफल इतने कठिन प्रतियोगिता में जब जाके सफल हुए हैं तो इनका चांस भी ज़्यादा रहेगा अगर वो UP PSC को दें या UPSC दें या हरियाणा दें या मध्य प्रदेश दें, तो वहाँ उनकी सफलता की चांस ज़्यादा रहेगा, स्वाभाविक है। तो हम उनके रास्ते में रुकावट नहीं डालना चाहते। कुछ हद तक काफ़ी नज़दीक है UP PSC के, काफ़ी नज़दीक है। UP PSC का PT जो है वो 14 तारीख को है, हरियाणा और मध्य प्रदेश दोनों का PT जो है 21 तारीख को है, फिर UPSC का PT जो है 28 तारीख को। तो इसलिए थोड़ा हम लोगों को मार्जिन मिलना चाहिए वगैरह। प्रीलिम्स का PT का जैसे घोषित था कि इस तारीख को होगा और उसका परीक्षा फल भी इस तारीख को निकलेगा, उसी तरीके से इसके मेंस का भी हम लोगों ने डेट पहले से अनाउंस कर दिया। ये डेट हम लोग तय किए हैं, और जो पूर्व की तरह 3-3 घंटे का जो होता है, तो 10 बजे से लेके 1 बजे तक और बीच में 1 घंटा, और फिर 2 बजे से लेके 5 बजे तक। हाँ, तो यही है हम लोग का समय भी रहेगा और तिथि भी रहेगा। क्या हम लोग, आपको लगता है क्या हम लोग मतलब तानाशाह हैं जो कि हम लोग बिना मतलब का ही हम लोग किसी से शो कॉज करेंगे? ये वैसे लोगों से हम लोगों ने पूछा, एक्सपेंशन पूछा है कि आपने क्या सोच करके दिया। जब आपने पहली बार जब नहीं दिया था तो दूसरी बार आपको क्या ऐसा ब्रेन वेव आया, क्या ऐसा चीज़ आया जो आपने दूसरी बार दे दिया? और जो दूसरी बार जो दिया वो भी कुछ तार्किक देता तो समझ में भी बात आती। नहीं दिया, हम लोग मांगा भी नहीं था दूसरी बार, क्योंकि उन 82 क्वेश्चन पर उनको देना भी नहीं था, फिर भी उन्होंने दिया। इसलिए दे हैव टू एक्सप्लेन क्यों दिया और क्यों हमारा समय बर्बाद किया। तो इन नासमझ लोगों को क्या हम छूट दे दें कि वो सभी लोगों का भविष्य को मतलब में ओरा लगाएं, विलम्ब कराएं अनावश्यक? इसलिए कमीशन ने यह निर्णय ले लिया है कि प्रथम बार जो प्रोविजनल आंसर की निकलेगा, और ये सभी एग्जाम्स के लिए है, सभी MCQ के लिए है, प्रथम बार जो निकलेगा प्रोविजनल आंसर की, उसमें फ्री में कोई पैसा नहीं लगेगा, कुछ नहीं है, नो क्वेश्चंस। आज आप दे सकते हैं अपनी आपत्ति। जो प्रश्न जो आपने जो किया था कि सेकेंड टाइम अगर ऑब्जेक्शन करता है तो विद कॉस्ट होगा, 500 रुपये का कॉस्ट लेंगे। अगर आपके पास में कोई नए साक्ष्य हों जो हमारे जो उत्तर से आपको रिजेक्ट कर सके, उस गलत साबित कर सके, तो वैसे नए साक्ष्य देना था। आपने जो साक्ष्य दिया उन साक्ष्यों पर हम लोगों ने अपना जवाब दिया कि आपका ये साक्ष्य सही नहीं है, गलत है, कैसे गलत है वो भी कारण भी बता दिया। तो अब आपको जब दूसरी बार जब आपसे संतुष्ट नहीं थे तो आपको बताना चाहिए था कि आपके पास में अतिरिक्त क्या इन्फॉर्मेशन है। साक्षात्कार में कई बार लोगों को बहुत कम नंबर आ जाते हैं, जबकि लिखित में अच्छा सफल हुए तभी तो उनका साक्षात्कार का समय आया। तो ये एक स्वाभाविक एक आशंका मन में उठ जाती है कि इतना कम नंबर क्यों आएगा। अगर रिटर्न में अगर ज़्यादा है तो रिटर्न में सफल हुए हैं तो साक्षात्कार में भी इतना कम नंबर नहीं आना चाहिए। ये एक स्वाभाविक आशंका है। वैसे इसको ये देखा जाए कि ये आशंका जो है वो सिर्फ आशंका ही है, निराधार है, क्योंकि ये पूरी जो परीक्षा है ये कोई पास और फेल की परीक्षा नहीं है, ये प्रतियोगिता है। अगर हम सबको अगर मान लें, जस्ट उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर इंटरव्यू में अगर 15 नंबर हैं और अगर हम उसको न्यूनतम निर्धारित कर दें कि हम सिर्फ 4 नंबर से किसी को नहीं दें या 5 नंबर से कम किसी को नहीं दें, तब तो ये तो रिलेटिव परफॉर्मेंस है ना। इसमें जब सबको 5 से ऊपर आएगा तो फायदा क्या हुआ? जब सबको 5 से ही ऊपर आना है तब तो मेरा 15 के जगह पर वो 10 ही नंबर का खाली गैप रहेगा। तो चूंकि ये एक तरह से रिलेटिव परफॉर्मेंस हमेशा देखा जाता है, इसलिए 1 नंबर का ही अंतर उसमें काफ़ी है। अगर हम 15 के स्केल में कर रहे हैं तो हमको उसमें न्यूनतम कोई नंबर देने की आवश्यकता नहीं है, और हम लोग देते भी नहीं है, सिवाय
जुडिशियल सर्विस में उसमें वो क्वालिफाइंग नेचर का था, जिसमें कि पास और फेल का उसमें एंगल था। हमारी प्रतियोगिता परीक्षा में कोई पास एंड फेल का एंगल नहीं होता है। ये एक रिलेटिव है, जिसको 1 आया है, किसी को 5 आया है, किसी को 12 आया है। 1 आने वाला खराब नहीं है, वो उनके बीच में, उतने लोगों के बीच में उसका कम है। लेकिन फिर भी इस भाव को हम लोग पहले ही से हम लोग समझ चुके थे, क्योंकि ऐसी बातें आ रही थी लोगों से, और मैंने अपने ट्विटर के भी माध्यम से बताया था, और ऑलरेडी हमारे कमीशन ने इस पर निर्णय भी ले लिया है। और कमीशन ने निर्णय लिए हुए हम समझते हैं 1 सप्ताह हो चुका है। कार्यक्रम के पहले ही हम लोग सब निर्णय ले चुके थे। वो ये कि अगर किसी को 30% से कम, साक्षात्कार में 30% से कम या 80% से ज़्यादा, मतलब कि बहुत ही कम या बहुत ही ज़्यादा, दोनों ही परिस्थिति में इंटरव्यू बोर्ड को अपने उस मार्क्स को एक्सप्लेन करना हो, जस्टिफाई करना होगा कि किसी को इतना कम क्यों दिए हैं और किसी को इतना ज़्यादा क्यों दिए। ये हम मना नहीं कर रहे हैं कि इंटरव्यू बोर्ड पर हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो उनका विवेक है, किसी को 1 दे सकते हैं वो। लेकिन अगर देते हैं तो उसको जस्टिफाई करेंगे वो, मतलब अपने कमेंट्स उसमें जरूर लिखेंगे कि हम क्यों दे रहे हैं ऐसा। ये एक पारदर्शी व्यवस्था हुई। अगर किसी को फिर बाद में आरटीआई के माध्यम से, या फिर हम लोग ये भी कर सकते हैं कि जो ऐसे प्रभावित कैंडिडेट होते हैं, जो उसी कम नंबर के कारण से जिनका चयन नहीं होता है, उनको हम एक्सप्लेन करने की स्थिति में रहेंगे कि भाई आपने इन कारणों से आप कम नंबर आया है। तो ये एक हम लोगों ने एक व्यवस्था किया, जिसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दिन कहा था, लेकिन हम लोग ऑलरेडी उस चीज़ पर वर्क कर चुके हैं और निर्णय भी हमारे आयोग ने ले रखा है। दूसरी बात जो महामहिम राज्यपाल ने महोदय ने कहा था कि हम लोगों को जॉब, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो जॉब सीकर्स नहीं, जॉब गिवर्स की परिपाटी में होना चाहिए। और इसके बारे में महामहिम जी से मैंने पहले भी जब मैंने मिला था तो उन्होंने इस बात को कहा था। इसी की भावना को हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए हम लोग का ये प्रयास होगा कि हम अपनी जो पाठ्यक्रम है, हम तो शिक्षा नहीं प्रदान करते हैं, लेकिन हमारे कई अभ्यर्थी आते हैं जो कि कॉलेज के, यूनिवर्सिटीज़ के बाहर से भी पढ़ते हैं, ऐसे विषयों की भी पढ़ाई करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोक सेवा आयोग या सरकारी नौकरी के लिए ही ज़्यादा प्रासंगिक है। उसकी उपयोगिता सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी हासिल करने में है। उसकी उपयोगिता शायद उतनी हद तक सरकारी नौकरी से बाहर कोई दूसरी नौकरी हासिल करने में शायद उसकी उपयोगिता उतनी न हो। ऐसे कई विषय पाठ्यक्रम हो सकते हैं। तो ऐसे पाठ्यक्रम को हम लोग कोशिश करेंगे कि हटाएं, और जो ज़्यादा प्रासंगिक है, जो रोजगारोन्मुखी है, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड जो हमारे जो विषय हैं ऑलरेडी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन चूंकि उसके साथ साथ दूसरे विकल्प भी उपलब्ध हैं, जिसके कारण से उन विषयों पर, उन पेपरों पर अभ्यर्थियों का उतना रुझान नहीं रहता है। तो इसको देखते हुए हम वैसे जो ज़्यादा प्रासंगिक हैं वैसे ही पाठ्यक्रम को हम इसमें सम्मिलित करेंगे, जो नहीं उतने हैं उनको हम लोग हटाएंगे। इसका हम लोग निर्णय लेंगे। इसके अलावा जो बार बार जो अभ्यर्थियों की एक मांग रहती है, जो हम अगर 68 का जो मुख्य परीक्षा है उसकी भी तिथि हमारा पहले से 5 महीने, लगभग 5 महीने पहले से ही घोषित है। जिस प्रकार से उसके प्रीलिम्स का, पीटी का जैसे घोषित था कि इस तारीख को होगा और उसका परीक्षाफल भी इस तारीख को निकलेगा, उसी तरीके से इसके मेंस का भी हम लोगों ने डेट पहले से अनाउंस कर रखा था। और ये इसलिए अनाउंस करके रखते हैं ताकि अन्य आयोगों को भी अगर तिथि निर्धारित करना होता है तो वो उसको देख करके निर्धारित करते हैं, और हमारे भी अभ्यर्थी उसी हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं जिसमें जहाँ। अभी कुछ लोगों ने ये कहा कि हमारा जो है मेंस जो है इसका कुछ हद तक काफ़ी नज़दीक है, यूपीपीएससी के काफ़ी नज़दीक है। यूपीपीएससी का पीटी जो है वो 14 तारीख को है,
फिर हरियाणा और मध्य प्रदेश दोनों का पीटी जो है 21 तारीख को है, फिर यूपीएससी का पीटी जो है 28 तारीख को है। तो इसलिए थोड़ा हम लोगों को मार्जिन मिलना चाहिए वगैरह वगैरह। वैसे भी हम लोगों ने जो डेट जो दिया था वो 12 तारीख 7 से 12 से 15 के बीच में हम लोग उसको कहीं सेट करेंगे। हम लोगों ने सब चीज़ को देखा और ये मानते हुए कि हमारे जो सफल अभ्यर्थी हैं पीटी के, वो हमारे स्टार परफॉर्मर्स कह सकते हैं। इस पीटी में सफल इतने कठिन प्रतियोगिता में जब जाके सफल हुए हैं तो इनका चांस भी ज़्यादा रहेगा। अगर वो यूपी पीएससी को दे या यूपीएससी दे या हरियाणा दे या मध्य प्रदेश दे तो वहाँ उनकी सफलता की चांस ज़्यादा रहेगा भी, स्वाभाविक है। तो हम उनके रास्ते में रुकावट नहीं डालना चाहते हैं। हम वैसे क्लैश को दूर करेंगे और वो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि उसकी परीक्षा की तिथियों में हम थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे ताकि वो क्लैश नहीं हो। हमारी परीक्षा तो 12 तारीख से ही स्टार्ट होगी। 12 में हमारी जो पूर्व निर्धारित कैलेंडर है उसको हम नहीं तोड़ेंगे, हम उसी तारीख पर स्टार्ट करेंगे, 12 तारीख से स्टार्ट करेंगे। आगे की तिथि जो है हमारे सचिव साहब एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, आप जरा बता दें। सहमति से और जो यूपीएससी और यूपीपीएससी और अन्य सेवाओं का परीक्षा को देखते हुए हम लोग शिफ्ट किए हैं। 12/5 को जैसा पूर्व से निर्धारित है GS1 का परीक्षा होगा, फिर 17/5 को हम लोग GS2 और हिंदी का परीक्षा ले रहे हैं दूसरी पाली में। पहली पाली में GS2 और हिंदी रहेगा दूसरी पाली में, और 18/5 को एसए का पेपर रहेगा और दूसरी पाली में वो ऑप्शनल पेपर जो है इसका हम लोग निर्धारित किए हैं, ताकि सभी बच्चे को, जो सर ने बताया कि स्टार परफॉर्मर है हमारे, तो सभी परीक्षाओं में इक्वल ध्यान दें, इसी को ख्याल के रखते हुए इस तरह का कार्यक्रम को रखा गया। ये डेट हम लोग तय किए हैं और जो पूर्व के तरह 3-3 घंटे का जो होता है, तो 10 बजे से लेके 1 बजे तक और बीच में 1 घंटा, और फिर 2 बजे से लेके 5 बजे तक। हाँ, तो यही है हम लोग का समय भी रहेगा और तिथि भी रहेगा। और पूर्व से 12 मई का हमारा निर्धारित है, इसलिए हम अपने जो कैलेंडर है, जो कार्यक्रम है, उस पर हम लोग अपने नहीं, ऑप्शनल 2 घंटे का, ऑप्शनल 2 घंटे का, ऑप्शनल 2 घंटे का होगा। बाकी सभी जो है 2-3 घंटे का। 5 दिन का जो गैप है 12/5-17, इसी बीच में बाकी अन्य जो प्रदेश है उसकी परीक्षा। हाँ, मैंने उन लोग को टाइम दिया गया है, कुछ हम लोग उस तरह से शिफ्ट किए हैं। सभी आयोगों का तिथि अभी मेरे सामने याद नहीं है। मैं थोड़ा इसमें बता देता हूँ कि 14 तारीख को यूपीपीएससी का पीटी है और उसके बाद वो 17 को अगर आकर के वापस यहाँ पर दे सकते हैं। 17 और 18 को यहाँ देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो पीटी है वो हरियाणा का और मध्य प्रदेश का है, जो 21 तारीख को है। इसलिए 18 को यहाँ परीक्षा देने के बाद आराम से वो 21 का भी दे सकते हैं और यूपीएससी का फिर 28 तारीख को। इसको इसी तरीके से इसको ध्यान में रख करके ही किया गया है। सर, पहले भी कुछ बातें आ रही थी कि उस बदलाव के पैटर्न में बदलाव के, जो प्रश्न पत्र में प्रारंभिक परीक्षा के उसकी जो ई वाला ऑप्शन है उसको लेकर के, तो उस पर क्या क्या बातें बनी है सर? कुछ नया देखिए, उसकी तो स्थिति आएगी जब हम लोग 69th जब करेंगे, तो 30 सितंबर को हम लोगों ने पहले से घोषित कर रखा है। उस समय हम उसके पहले सबको स्पष्ट हो जाएगा। मतलब बदलाव देखिए, ये तो अभ्यर्थियों पर ही निर्भर करेगा कि वो क्या चाहते हैं, लेकिन कुछ हद तक मेरा मानना है कि हम लोग पर भी निर्भर करेगा कि हम लोग क्या चाहते हैं। क्योंकि और इसलिए इसमें सबसे पहला तो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि जो सफल अभ्यर्थी है, जो असफल अभ्यर्थियों के बारे में हम उतनी चर्चा न करें, क्योंकि जिसका जो नहीं होता है वो कई बार ऐसे, वो तो चाहेंगे ही कि ऐसा ऑप्शन रहे जो कि हल्का हो जाए। लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर ऑप्शन हल्का हो जाएगा तो सबके लिए हल्का हो जाएगा, और जब सबके लिए हल्का हो जाएगा तो कंपटीशन बहुत कठिन हो जाएगा। सभी लोग अगर सफल होने लगेंगे तो एक एक नंबर पर आप सोचें कि कितनी मारामारी हो जाएगी।
तो इसलिए कभी भी अगर हमें कंपटीशन को अगर फेयर रखना है तो परीक्षा को कठिन बनाना बहुत ज़रूरी है, और उस दृष्टिकोण से ऑप्शंस को भी हमको ऐसा कंफ्यूजिंग रखना जरूरी है कि ताकि जो मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं वो तो निकल जाएंगे और जो एवरेज कैंडिडेट हैं वो नहीं निकलेंगे। तो इस पहलू से अगर सोचा जाए तो ये जो हम लोगों ने 68 में ई ऑप्शन को स्प्लिट किया, ये अभ्यर्थियों की भी पहले में मांग रहती थी कि भाई आप ई ऑप्शन या तो हटा दें नहीं तो स्प्लिट कर दें। उन्होंने स्प्लिट कर दिया। अब जब स्प्लिट कर दिया तो हम देखना चाहेंगे कि इससे जो सफल अभ्यर्थी हैं उनका क्या कहना है, उनसे हम फीडबैक लेंगे कि उनको क्या लगा। वो सफल तो हो गए, उनको क्या लगा। सर ये वो भी कहते हैं क्या कि हटा दिया जाए, या वो कहते हैं कि नहीं ठीक है रहने दिया जाए। सर ये नहीं, अभी जो पीटी जो जिन लोगों ने किया है उनका जब मेंस में जब अप्लाई करेंगे, वो मेंस का भी एप्लीकेशन हम लोग जल्दी निकाल देंगे। अब तिथि जैसे आज हम लोग इसी फंक्शन के लिए वेट कर रहे थे, फंक्शन जब ख़त्म हुआ अब हम लोग इसका एप्लीकेशन भी इनवाइट करेंगे और उसमें हम लोग इसमें उन लोग से फीडबैक लेंगे उनका क्या अनुभव रहा डी और ई स्प्लिट करने का। सर वो तो आप लोगों ने देखा होगा कि पहले भी हम लोगों ने जब 67th में और 68 में भी 68 पीटी में हम लोगों ने नहीं 67 वाले में ही हम लोगों ने फीडबैक लिया था, जो स्केलिंग के बारे में कैंडिडेट से हम लोगों ने पूछा था कि स्केलिंग कैसे करने के लिए क्या किया जाए, नेगेटिव मार्किंग का क्या किया जाए। तो ये तो हम लोगों ने पहले ही फीडबैक लिया था, 67th मेंस में हम लोगों ने फीडबैक लिया था। और जो 67th मेंस में जो फीडबैक लिया और फिर जो 68 पीटी में हम लोगों ने नेगेटिव मार्किंग पर फीडबैक शायद लिया था। तो फीडबैक हम लोग एप्लीकेशन जो इनवाइट करते हैं उसी में हम लोग मांग लेते हैं। सर 69 में सर अब कंबाइंड की बात हो रहा है, सर कौन कौन सा एग्जाम सब कंबाइंड होगा उसके लिए तो सर बना है क्या? देखिए हम लोग ने पहले भी बताया कि एज ए प्रिंसिपल ये हम सभी विभागों के साथ हम लोग की बैठक हो गई है और हम लोग तय हो गया है कि हाँ मतलब ये करना है। जो मिलते जुलते जितने हैं उसमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हम अगर सिद्धांत रूप में अगर हम सभी जो भी मिलते जुलते हैं सबको अगर हम जोड़ भी लेते हैं, लेकिन उसकी वैकेंसी आएगी तभी तो उसका कुछ फ़ायदा होगा। अगर उसकी वैकेंसी नहीं अगर आनी है तो उसका फ़ायदा नहीं है। हम लोग के यहाँ वैकेंसी आने का समय हम लोग शायद जुलाई तक का दिया हुआ है ना, जुलाई तक का हम लोग उम्मीद करते हैं कि जुलाई तक में हम लोगों को वैकेंसी आए। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम लोगों ने समझ करके और एंटिसिपेट करते हुए हम लोगों ने 30 सितंबर का डेट रखा था कि उस समय तक कई चीज़ क्लियर हो जाएंगे, वैकेंसी भी आ जाएगी। हम बता देंगे या संभावित रहेगा कि ये वैकेंसी आने वाला है तो फिर हम लोग उसके बेसिस पर हम लोग कर लेंगे। 30 सितंबर 69th पीटी का कंबाइंड सिविल सर्विस का इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने किया था। सर ये सीएम साहब उस दिन बोले कि 3 सदस्य का बहाली 5 दिन के अंदर में किया है, प्रोसेस शुरू हो गया है सर? हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिया है तो उसका पालन करना तो सरकार का काम है ही। हम तो रेसिपिएंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, हमको जो मिलेगा वो हम ले लेंगे। हम तो नहीं देने वाले हैं ना, हमको तो मिलना है। तो ये बात जो है वो सरकार का संबंधित विभाग जो सामान्य प्रशासन विभाग जो है वो बेहतर बताएगा। लेकिन चूंकि हम लोग से जो संवैधानिक प्रावधान क्या हैं और आयोग में माननीय सदस्यों के बारे में उनके क्वालिफिकेशन बारे में या उनकी जो भी कंडीशंस हैं उसके बारे में हम लोग से अगर पूछताछ की जा रही है तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर कुछ काम इस पर आगे बढ़ा होगा। इसी बात पर मैं कह रहा हूँ कि हाँ बढ़ा है। सर एक और क्वेश्चन है सर, आपने फीडबैक जो आंसर की जो आया था उस पर ऑब्जेक्शन के लिए सर बुलाया था छात्रों को जो अंतिम रूप से जिनको ऑब्जेक्शन था। उसके बाद सर ये लेटर जारी किया गया, इसमें कहा गया कि आपने आयोग का समय बर्बाद किया और इसके लिए आप स्पष्टीकरण दें। सर ये भविष्य के लिए सर ये नहीं होगा सर? छात्र कितने कह रहे हैं कि अब तो डर के मारे कोई ऑब्जेक्शन देगा ही नहीं। देखिए क्या हम लोग, आपको लगता है क्या हम लोग मतलब तानाशाह हैं जो कि हम लोग बिना मतलब का ही हम लोग किसी से शो कॉज करेंगे? नहीं ना, नहीं सर, बिल्कुल नहीं।
हम लोगों ने किस तरह के लोगों से शो कॉज की बात किया है। हमने सबसे पहले हम लोगों ने फर्स्ट जो प्रोविजनल आंसर की जब निकाला उस पर आपत्ति मांगा और सबसे मांगा और फ्रीली मांगा, और आगे भी हम जो हमारे आयोग ने निर्णय ले लिया है कि हम प्रोविजनल आंसर जो फर्स्ट टाइम जो हम ऑब्जेक्शन जो करेगा कोई वो फ्री में कर सकता है, उसमें कोई हम रुकावट कोई कॉस्ट नहीं लगा रहे हैं, पहले भी नहीं लगा रहे हैं और आगे भी नहीं लगा रहे हैं, ये तय है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो फर्स्ट टाइम जो प्रोविजनल जो आंसर की पर जो लोग ऑब्जेक्शन देंगे अपनी ईमानदारी से दें, सही तरीके से दें, उसमें कोई एतराज की बात नहीं है, मोस्ट वेलकम। उसके बाद हुआ क्या, जो इस बार जो कई प्रश्नों पर जैसे 68 प्रश्न पर शायद ऑब्जेक्शंस आए थे फर्स्ट टाइम, मतलब कहने का है कि बाकी जो 82 प्रश्न जो होते हैं उन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। तो जब उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं था प्रथम बार, तो द्वितीय बार में उस पर ऑब्जेक्शन क्यों दिया? हम लोग तो द्वितीय बार में तो उन 82 प्रश्नों पर तो हम लोग मांगा भी नहीं था, उनको देना भी नहीं था, वो क्यों दिया? और जो दिया इतना फ्लिमजी ग्राउंड्स लगा करके दिया, मतलब कि वो सीरियस नहीं है, प्रथम बार क्यों नहीं दिया उसने? तो ऐसे करीब करीब 82 क्वेश्चंस में से शायद मुझे याद पड़ता है कि करीब 21 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि पहले बार में उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, और द्वितीय बार में मतलब वो आज इस तरह से लापरवाह टाइप से उन लोगों ने बिहेव किया कि जैसे लगा कि आज सो के उठे और जब मन किया चलो दे देते हैं। इसलिए वैसे लोगों से हम लोगों ने पूछा, एक्सपेंशन पूछा है कि आपने क्या सोच करके दिया, जब आपने पहली बार जब नहीं दिया था तो दूसरी बार आपको क्या ऐसा ब्रेन वेव आया, क्या ऐसा चीज आया जो आपने दूसरी बार दे दिया, और जो दूसरी बार जो दिया वो भी कुछ तार्किक देता तो समझ में भी बात आती। नहीं दिया, हम लोग मांगा भी नहीं था दूसरी बार, क्योंकि उन 82 क्वेश्चन पर उनको देना भी नहीं था, फिर भी उन्होंने दिया, इसलिए दे हैव टू एक्सप्लेन क्यों दिया और क्यों हमारा समय बर्बाद किया। दूसरा जो था, जिन लोगों ने पहली बार ऑब्जेक्शन दिया ही नहीं, उन लोगों को दूसरी बार ऑब्जेक्शन देने का कोई हक नहीं था। आपने पहली बार आपको देना चाहिए था, अगर आपको लगता था कि किसी क्वेश्चन पर आपको देना था तो आपने पहली बार क्यों नहीं दिया? तो ऐसे कई लोग थे जो उन्होंने दूसरी बार क्वेश्चन दूसरी बार में अब पहली बार आकर के दे दिया, पहली बार में नहीं दिया और दूसरी बार में पहुंच गए देने के लिए ऑब्जेक्शन। क्यों भाई, आप पहली बार में क्यों नहीं सीरियस थे? तो ऐसे कैटेगरी के लोगों से हम एक्सप्लेनेशन पूछेंगे कि क्यों हमारा समय बर्बाद कर रहे हो। तीसरा कैटेगरी ये था कि जो पहली बार जिन लोगों ने ऑब्जेक्शन तो किया था, लेकिन जिन क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन किया था दूसरी बार वो किसी और क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन किया। अरे आप किस तरह की बात करते हैं? आपने जिस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन किया था, आप सेकेंड टाइम आपको उसी पर, अगर आप हमारे आंसर संतुष्ट नहीं थे तो आपको करना था, आपने वो नहीं किया, अब आप किसी दूसरे क्वेश्चन पर आपने ऑब्जेक्शन कर दिया दूसरी बार। ये व्हाट इज दिस? आप कितने लापरवाह हैं? आप पहली बार में क्यों नहीं किए थे? ये तीसरे कैटेगरी के लोग हुआ जिन पर कि हम शो कॉज करेंगे कि हमारा समय क्यों बर्बाद किया। और चौथे कैटेगरी के लोग वैसे हैं जो कि फर्स्ट टाइम तो ऑब्जेक्शन किया था, सेकेंड टाइम भी उसी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन किया, लेकिन फर्स्ट टाइम जो ऑब्जेक्शन किया उसमें उन्होंने जो साक्ष्य दिया उन साक्ष्यों का हम लोगों ने जवाब दिया। अब अगर दोबारा उसी साक्ष्य के आधार पर दोबारा ऑब्जेक्शन करने का क्या मतलब है? अगर आपके पास में कोई नए साक्ष्य हों जो हमारे जो उत्तर से आपको रिजेक्ट कर सके, उस गलत साबित कर सके, तो वैसे नए साक्ष्य देना था। आपने जो साक्ष्य दिया उन साक्ष्यों पर हम लोगों ने अपना जवाब दिया कि आपका ये साक्ष्य सही नहीं है, गलत है, कैसे गलत है वो भी कारण भी बता दिया। तो अब आपको जब दूसरी बार जब आपसे संतुष्ट नहीं थे तो आपको बताना चाहिए था कि आपके पास में अतिरिक्त क्या इंफॉर्मेशन है। वो नहीं बता करके फिर से वही पुरानी बात बोलने लगे जिस चीज को हम लोगों ने पहले ही बार में खंडित कर रखा है। तो अब अगर आप बार बार उसी चीज को कर रहे हैं जबकि आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो हम यहाँ पर कोई शिक्षण संस्थान तो हम नहीं है कि हम आपको बेसिक से पढ़ाना शुरू करें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है वो बात तो आपकी गलती है, आप जाकर पढ़ें बढ़िया से उसको। आप मेरा समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं इसमें? सर इसमें इसलिए कि चूंकि हर क्वेश्चन का हम लोग एनालाइज करते हैं
और तब उसका जवाब देते हैं। जब पहली बार आप ऑब्जेक्शन दिए और उसको हमने काट करके दूसरा अपना रीजनिंग दे दिया है, इसका मतलब है कि आपका हम जवाब दे चुके हैं, आपके बात को हम काट चुके हैं, और हर क्वेश्चन को हम लोग एनालाइज करते हैं। तो मेरे पास समय कहाँ है, हमारे पास बहुत सारे इंटरव्यू है, बहुत सारे ये विज्ञापन है जिस पर हमको MCQ में करना है। और हम मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे कि इसी बार में एक क्वेश्चन था कि साउंड का शिलनेस किस पर डिपेंड करता है, और उसके ऑप्शन थे वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड और 3-4 ऑप्शन और थे। जो साउंड का शिलनेस जो है, पिच जिसको कहते हैं, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। जितना हाई फ्रीक्वेंसी रहेगा, जिस सीटी बजता है तो कैसे शिल लगता है। सब लोग जानता है कि साउंड का शिलनेस जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। जितना हाई फ्रीक्वेंसी रहेगा उतना ज़्यादा शिल लगेगा। लता मंगेशकर की आवाज़ देखिए, हाई फ्रीक्वेंसी की है, शिल है, ज़्यादा पतली महीन आवाज़ है। ट्रेन की सीटी बजती है, गाड़ी की सीटी बजती है, बजाता है लोग, शिल है। लेकिन लोग इस बात को क्यों भूल जाते हैं, जबकि ये स्कूल लेवल का पढ़ाई है, कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ ही स्पीड होता है, और स्पीड तो कांस्टेंट है। और इस तथ्य को, स्कूल लेवल का ये पढ़ाई है, इस तथ्य को हम लोगों ने अपने जवाब में भी प्रथम बार में ही दे रखा था। फिर भी प्रथम बार में प्रोविजनल आंसर में फिर लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन किया कि नहीं हम तो जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी, अरे जानते हो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी तो होता ही है, लेकिन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तो आपस में इंटरलिंक्ड है। अब उसको अगर ये बात नहीं समझ में आती है, तो यहाँ पर मैं कोई विद्यालय नहीं खोला हुआ हूँ। जाकर के स्कूल में जाकर के बेसिक पढ़ाई करके आए। मेरा समय कृपा करके बर्बाद न करें। और ऐसे ही कैंडिडेट्स को जो इस तरह की नासमझी वाले बार बार जो प्रश्न उठाए हैं और इस तरह के नासमझी वाली हरकत किए हैं, जिसके कारण से हम ये परीक्षा फल का परिणाम 15 दिन पहले दे सकते थे, नहीं दे सके। तो क्या अब हम इन सब ऐसे नासमझी वाले कृत्य को लेकर के क्या हम बाकी लोगों को, हम वो 15 दिन अगर उनको मिलता तो उनको एग्जाम देने में पहले से पढ़ाई कर सकते थे, और कर सकते थे। वो उन मेरिटोरियस स्टूडेंट्स का, आफ्टर ऑल जो भी प्रश्न था, जैसा भी प्रश्न था, जो भी उत्तर था, 91 कट ऑफ गया ना, उससे 3600 कैंडिडेट लगभग जो सफल हुए हैं, वो तो बुद्धिमान थे ना। कुछ और भी बुद्धिमान होंगे जो कि नहीं सफल नहीं हो पाए होंगे, लेकिन कम से कम ऐसे नासमझ लोगों से तो बेटर कई लोग थे। तो इन नासमझ लोगों को क्या हम छूट दे दें कि वो सभी लोगों का भविष्य को मतलब में उड़ा लगाएं, विलंब कराएं, अनावश्यक। इसलिए कमीशन ने यह निर्णय ले लिया है कि प्रथम बार जो प्रोविजनल आंसर की निकलेगा, और ये सभी एग्जाम्स के लिए है, सभी MCQ के लिए है, प्रथम बार जो निकलेगा प्रोविजनल आंसर की, उसमें फ्री में कोई पैसा नहीं लगेगा, कुछ नहीं है, नो क्वेश्चंस। आज आप दे सकते हैं अपनी आपत्ति, बेझिझक दे सकते हैं। थोड़ा दिमाग लगा के देना चाहिए, लेकिन हाँ दे सकते हैं, उसमें आपको हम सब छूट है। लेकिन उसका जब हम लोग जवाब जब दे देंगे, तो सेकेंड टाइम आपसे उम्मीद की जाती है कि आप पूरी समझदारी और जिम्मेवारी के साथ ही क्वेश्चन करें, और इसके लिए हम लोग शुल्क लगा रहे हैं। जवाब देने पे यदि आपके तर्क से वो किसी वाजिब वजह से सहमत नहीं हो तो प्रश्न उठाने का अधिकार है? बिल्कुल अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, इसलिए तो मैं उसको ऑप्शन दे ही रहा हूँ। ऑप्शन बिल्कुल रहेगा उसको, लेकिन विद कॉस्ट रहेगा। फर्स्ट टाइम आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा के पाठ्यक्रम में भी कुछ परिवर्तन आए? गुड कि आप लोगों ने ये भी पूछ लिया, कई बार लोग पूछते रहते हैं। देखिए, लोगों को ये समझना होगा, पहले मैं ये जो प्रश्न जो आपने जो किया था कि सेकेंड टाइम अगर ऑब्जेक्शन करता है तो विद कॉस्ट होगा, 500 रुपये का कॉस्ट लेंगे, ठीक है, ये आप समझ जाएं। और इस बार हम लोग जो ऑब्जेक्शन की जो व्यवस्था जो करेंगे, अभी तक हम लोग ईमेल से लेते रहे, हम ईमेल से नहीं लेंगे, अब हम पोर्टल से लेंगे। क्योंकि अब हम पोर्टल से आपको लॉक करेंगे, इन द सेंस कि
अगर आपने प्रथम बार अगर आपने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया है तो द्वितीय बार आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपको पोर्टल से ही कर सकते हैं, हम पोर्टल के बाहर ऑब्जेक्शन एंटरटेन नहीं करेंगे। तो ये सब कुछ परिवर्तन हम लोगों ने किया ताकि लोगों का अनावश्यक समय बर्बाद न, लोग सही तरीके से अपना हिसाब लगा के बनाए, स्रोत बतलाएं। और हम लोग में आप लोग देखा होगा कि हम लोगों ने भी अपने आंसर की को इस बार जो बताया, और ये चीज हम लोगों ने गोल्ड स्टैंडर्ड बना लिया, और सभी परीक्षाओं के लिए आपने देखा होगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की भी आंसर की में हम लोगों ने एक्सप्लेनेटरी नोट दे रखा है। भाई हम कोई आंसर देते हैं तो क्यों ये आंसर दे रहे हैं, पहले ये चीज नहीं होता था, पब्लिक डोमेन में नहीं आता था, इस बार हम लोगों ने पब्लिक डोमेन में दिया, सब चीज को हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद आप भी समझ करके अगर ईमानदारी से आपको लगता है कि वाकई में उसमें गलत हम लोग कुछ कर रहे हैं तो बाय ऑल मीन्स आप बताइए हमें, लेकिन ये फर्स्ट टाइम आप बता दीजिए ना। हम तो फर्स्ट टाइम ही कई ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस के जिसमें मुझे लगता था कि गलत लोग उसकी समझ सकते हैं, तो हम लोग पहले ही एक्सप्लेनेटरी नोट दे दिए। लेकिन सर पोर्टल से जैसे बोल रहे हैं कि उसको हम चेंज कर लेंगे, उसको हम बैक कर देंगे, सेकेंड बार में ऑब्जेक्शन ही नहीं करता है। अगर उसने पहले बार में नहीं ऑब्जेक्शन किया है तो सेकेंड बार में उसको करना भी नहीं है, करना भी नहीं है। नहीं सर, फीस देके जो बता रहे हैं कि फीस पहली बार जो करेगा वही सेकेंड टाइम कर सकता है, पहली बार करेगा वही कर सकता है, वही कर सकता है। नेचुरल है। बार बार हम उसको जब पहली बार का जो हमने दिया ही है मौका फ्री में, तो उसने क्यों नहीं मौका का उपयोग किया। बात वही घूम के आ जाती है ना कि हम इस तरह से ऑब्जेक्शन का हम कितने दिनों तक चलाते रहेंगे और कितने तरह से चलाते रहेंगे। हम मान के चलें कि हम अगर उस व्यक्ति को नहीं समझ में आ रहा है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों एक चीज है, दोनों एक चीज है, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, इसको लेमैन में बोल सकते हैं, तो फिर हम उसको नहीं समझा सकते हैं। हो गया था सर, जो साल में एक हाँ हाँ वो फाइनल है, वो फाइनल है। अब रही बात, एक और प्रश्न आपने पूछा था, नहीं आपने मूल्यांकन के बारे में पूछा था। देखिए अभी हम लोग जो मूल्यांकन कर रहे हैं, जो एमसीक्यू बेस्ड जो एग्जाम्स का मूल्यांकन तो कंप्यूटर से कर रहे हैं, उसमें हम लोगों ने काफ़ी स्पीड अप किया और कई मूल्यांकन हम लोगों ने सही कर लिया। जो क्वेश्चंस आंसर की का जो कठिनाई होती थी उसको हम लोगों ने, और हमारे सचिव साहब जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके कई राउंड में, अब आप देख रहे हो कि रिवाइज एसओपी के लाइट में हम लोगों ने करेक्ट करके आंसर की हम जो फाइनल कर रहे हैं, अब उसी पर हम आंसर, उसी पर फिर इवैल्यूएशन कर रहे हैं। और हमारा एमसीक्यू बेस्ड जो जितने बचे हैं, शायद 2 बचते हैं ना अभी, 2 बच रहे हैं। कौन कौन? एक असिस्टेंट टाउन प्लानिंग वाला, असिस्टेंट टाउन प्लानिंग का है, और एक और कोई बच रहा है। तो इन 2 का हम लोग इसमें एक एमसीक्यू बेस्ड और एक रिटर्न है शायद, वो प्रोजेक्ट मैनेजर का ना, प्रोजेक्ट मैनेजर का, ये दोनों का हम लोग रिजल्ट दे देंगे इस महीने के अंत तक में। अब रही बात की जो बाकी जो बचते हैं रिटर्न के, रिटर्न में रिटर्न एग्जाम्स का इवैल्यूएशन जो है ना, वो जो हम लोगों ने जो असेस किया था शुरुआती दौर में, उससे कहीं ज़्यादा टाइम लग रहा है नए सिस्टम से काम करने का। नए सिस्टम में काम करने में और कोई बात नहीं है, नयापन होने के कारण से लोग यूज टू नहीं है कंप्यूटर पर काम करने के लिए, इसलिए विलंब हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि हमारे कई एक्सपर्ट्स जो सीनियर सिटीजन्स हैं और कंप्यूटर के स्क्रीन पर 4-4 घंटे 5-5 घंटे काम करना, किसी लोगों को आँख में प्रॉब्लम भी आ जा रहा है, दर्द हो जा रही है, ऐसे कई लोग हैं। और दूसरा कि उतने कंप्यूटर सेवी नहीं होने के कारण से उसका पन्ना पलटना, प्लस हमारी कॉपीज जो मुद्रित है वो अभी कंप्यूटर ऑन स्क्रीन इवैल्यूएशन के हिसाब से वो मुद्रित नहीं थी। वो प्रिंटिंग जो था वो नॉर्मल तरीके का प्रिंटिंग था। उसमें हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जैक्टली पेज नंबर 2 से 5 होंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1, ऐसा कुछ नहीं था। कोई भी कैंडिडेट किसी भी पेज पर आंसर लिख सकता था। तो इसके कारण से क्या होता है कि जब स्कैन कॉपी होता है तो उसको पेज पलटना पड़ता है कि मेरा वाला क्वेश्चन जो है वो कहाँ पर है, टाइम लगता है। तो इसके कारण से जो इन सब कारणों से हमारे जो रिटर्न एग्जाम्स के जो हैं वो
थोड़ा डिले होगा। हम लोग उसमें कुछ हद तक उसको हम लोग कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे इंटरव्यू में नंबर ऑफ बोर्ड्स बढ़ा करके। और अब जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमारे मेंबर्स ज़्यादा आ जाएंगे तो हमारा ऐसे भी बोर्ड की संख्या हम बढ़ा सकते हैं, और हम अदरवाइज भी हम नंबर ऑफ बोर्ड ज़्यादा बना करके हम इंटरव्यू फास्ट कर देंगे, सो दैट कि कुछ हम समय वहाँ पर बचा लें और हम इसको रिजल्ट को निकालें। और अगली बार के लिए जो कि 68 मेंस के लिए लागू हो जाएगा, इसलिए 68 मेंस के कैंडिडेट इस बात को समझ लें कि इस बार जो उनकी जो कॉपीज होगी उस कॉपी में कौन से क्वेश्चन को किस पेज पर लिखना है वो फिक्स रहेगा, वो उसको उसी जगह पर लिखना है, ये नहीं कि वो कहीं और पर भी लिख देंगे, ऐसा नहीं होगा। कंप्यूटर से चेक करने के लिए, कंप्यूटर से ऑन स्कैन करने के बाद उसको हम क्या कर रहे हैं इस बार, मतलब जो ऑलरेडी 67 में हो चुका है, कि हम एक एग्जामिनर को एक पर्टिकुलर क्वेश्चन देते हैं कि आप इसी क्वेश्चन को सारे कॉपीज को आप इवैल्यूएट कीजिए। अब चूंकि इस कैंडिडेट ने किस पेज पर वो क्वेश्चन लिखा मालूम नहीं है, तो उसको तो हम एग्जामिनर को हम पूरी कॉपी स्कैन कॉपी दे देते हैं, वो उसमें से पन्ना पलट कर देखता है कि उसका वाला क्वेश्चन किस पेज पर है। टाइम लगता है उसमें, और जैसे कंप्यूटर सावी नहीं है, पन्ना पलटते पलटते कभी आगे बढ़ गया फिर पीछे जाएगा, तो एवरीथिंग रिक्वायर्स टाइम है ना, तो उसमें काफ़ी टाइम बर्बाद होता है, उतना नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो कि 68 में उसमें कॉपीज में फिक्स्ड प्लेस पर क्वेश्चन रहेगा कि इसी जगह से आपको लिखना है, मतलब उतना ही दूर में आपको लिखना है, जैसा कि और भी एग्जाम्स में यूपीएससी भी स्टार्ट करता है। 67 से ये अलग होगा, 68 में अलग था, ये नहीं था कि किस पेज पे लिखना है। अब 68 से हो जाएगा, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि ऑन स्क्रीन में लोग अभी जैसे यूज टू भी हो रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ भी रहा है। और अगर हम 68 में जैसे कॉपीज इस तरह से अगर हम मुद्रित कर देंगे तो आसान हो जाएगा, फिर हम एग्जैक्टली वही वाला पेज देंगे जिस पेज पर उनका क्वेश्चन है। ठीक है, नहीं लंबा नहीं समय लगेगा। वो 67th मेंस का कॉपी का इवैल्यूएशन कर रहे हैं, 30 से ज़्यादा लोग, और उसमें से ज़्यादातर उसमें जो हैं अब समझते 24 लोग के आसपास करीब जो होंगे, 12 दोनों में शायद 24 लोग जो होंगे खाली GS1 और GS2 को देख रहे हैं तो सर एक साथ। आशा कर सकते हैं सर? देखिए अभी तो हम उसको TBD ही लगाएंगे, टू बी डिसाइडेड, क्योंकि जब अभी हम लोगों ने जो आंकड़ा बनाया कि इतने प्रश्न होते हैं, इतने कॉपीज होते हैं, तो करीब 3 लाख टोटल हो जाते हैं। उस 3 लाख में हमारा 1 लाख हो चुका है, और मुझे उम्मीद है कि जब यूनिवर्सिटीज़ में अवकाश पर जाएगा, समर वेकेशन जब जाएगा, तो उस समय थोड़ा और स्पीड बढ़ेगा। तो हम लोग अभी वेट कर रहे हैं उसके लिए भी, कि मई और जून तो निकल ही जाएगा, हम समझते हैं। मतलब उसके पहले आने की हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन शायद हम लोग उस समय तक नहीं निकाल पाए, आगे जाएगा। लेकिन अभी उसमें कुछ भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ये कोई मशीन नहीं ना है, ये कोई मशीन नहीं है। हम लोग को नहीं, अगर आप लोग इस बात पर अगर आप लोग एक पब्लिक ओपिनियन बनाएं, तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम AI टूल को यूज करके हम जांच करवा देते हैं। जगहों पर ये पाया गया है कि AI टूल्स को यूज करते हुए डिस्क्रिप्टिव आंसर्स का इवैल्यूएशन करना ज़्यादा कंसिस्टेंट है, क्योंकि अगर कोई एक आदमी आज अच्छे मूड में है, तो हो सकता है कि कल वही आदमी, इसलिए एक ह्यूमन टेंडेंस जो बात होती है ना, उससे ज़्यादा कंसिस्टेंट एक कंप्यूटर होगा। और आप लोगों ने यूज़ करके देखा होगा चैट GPT वगैरह, कभी आप लोगों ने यूज़ किया है क्या? यूज़ करके देखिए। वैसे तो उसको यूज़ करके UPSC में फेल मारता है, वो UPSC के क्वेश्चंस के साथ चैट GPT में गया तो लोग फेल मारा, लेकिन
चैट जीपीटी को आज के तारीख पर दिखा दिया उसने कि एआई टूल्स को यूज करके कितना कोई लेटर लिख सकता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी का काम कर सकता है, आपका कुछ भी आप अपना एसे लिखने का जो है ना, लोग जो कैंडिडेट्स जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो शायद चैट जीपीटी से एसे का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि एआई टूल्स आज समय की मांग तो है हमारी, अभी हम लोग शायद उसको करने के लिए उतने उसकी उतनी मतलब एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगा, लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह असंभव है और ऐसा यह भी नहीं है कि ऐसा उपयोग में नहीं लाया गया है। कई विद्यालयों में आप गूगल करके देख लें, इंडिया के अंदर में कई यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स वगैरह में ऑलरेडी एआई टूल्स को उपयोग किया जा रहा है। आप देखेंगे, मैंने अभी हाल में भी देख रहा था, eklavya.com करके आप देखिए, उसमें भी आपको मिल जाएगा। कई जगह पर मतलब इसको लोग इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी उसकी लोग उसको मानेंगे नहीं, स्वीकार नहीं करेंगे। क्वेश्चन आया हम लोग के पास में ईमेल के माध्यम से, अच्छा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की परीक्षा का हम लोगों ने जो परीक्षा को घोषित किया तो उसमें उन्होंने कट ऑफ के साथ साथ डेट ऑफ बर्थ दिया, कट ऑफ के साथ साथ डेट ऑफ बर्थ दिया। ऐसा इसलिए कि पीटी एग्जाम में क्या होता है, जैसे हमारे सिविल सर्विसेज एग्जाम में जब पीटी होते हैं तो एक ही कट ऑफ नंबर पर जितने कैंडिडेट होते हैं उन सबको ले लेते हैं, ठीक है, सबको ले लेते हैं। लेकिन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले जो एग्जाम हुआ इसमें एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है और एक ही नंबर पर अगर 10 कैंडिडेट हैं तो चूंकि हम इतनी संख्या, यही फाइनल एग्जाम इसी पर सिलेक्शन होगा तो हम 10 कैंडिडेट को तो ले नहीं सकते हैं। एक ही नंबर पर जब 10 कैंडिडेट हैं तो 10 को नहीं ले सकते हैं, तो हमको टाई ब्रेकर रूल्स को इस्तेमाल करना पड़ता है। और वो टाई ब्रेकर रूल में डेट ऑफ बर्थ मतलब जो एज है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जिसका ज्यादा एज है उसको हम लोग, वो हमारा रूल है बना हुआ है, और ज्यादा एज वाले को हम लोग प्राथमिकता देते हैं, सेम नंबर पर है, तो टाई ब्रेकर रूल का पार्ट हो गया। इसकी जब व्याख्या उन्होंने कर दिया उस रिजल्ट के साथ साथ, तो उसके आलोक में एक कैंडिडेट ने हम लोगों से ये पीछा किया कि आधी तक में आया, उसका तुरंत निर्णय ले लिया। वो ये कि कंबाइंड सिविल सर्विसेज के मेंस एग्जाम में टाई ब्रेकर में, अभी रिटन एग्जाम में टाई ब्रेकर में हम लोग जिस ऑप्शनल पेपर में जब ज्यादा नंबर आता था उसको हम प्राथमिकता देते हैं टाई ब्रेकर के वजह से। अब इसमें क्या है, अब हम 68 में ऑप्शनल पेपर को क्वालिफाइंग हुए। क्वालिफाइंग पेपर में किसी को ज्यादा नंबर आ रहा है, किसी को कम नंबर आ रहा है, जब उसके नंबर को हम मेरिट में जोड़ते ही नहीं है तो टाई ब्रेकर में वो तो नहीं चलेगा। उस कैंडिडेट ने बहुत सही अभी पॉइंट रेज किया, उसका हम लोग 2 नजर लेकर के हमने ये किया कि विचार किया कि हम लोग ऑप्शनल पेपर के बदले जो निबंध लाया है तो निबंध को हम लोग टाई ब्रेकर फॉर्मूला में यूज करेंगे। मतलब ये कि इस बार 68 के मेंस में टाई ब्रेकर में निबंध रहेगा इंपॉर्टेंट, ठीक है। सभी 30 जो हैं वो 67 मेंस के लिए बिजी हैं, इसलिए ऑफलाइन चल रहा है। लेकिन एक चीज जरूर चल रहा है, वो ये कि 1 क्वेश्चन 1 एग्जामिनर का जो किया हम लोगों ने कॉन्सेप्ट, जिसमें कि हमको मॉडरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक ही आदमी एक क्वेश्चन को सारे पे कॉपीज को देखेगा, वो हम सब में लागू कर चुके हैं। और वो बाकी परीक्षाओं का भी जो परीक्षाफल जो आएगा रिटर्न का, उस सब में वो चल रहा है। पहले भी पता है नहीं, ये चीज सब में लागू है। मॉडरेशन की जो समस्या थी कि एक आदमी किसी को ज्यादा दे दिया वही क्वेश्चन दूसरा आदमी कम नंबर दिया, तो मॉडरेशन की समस्या को दूर करने के लिए हम लोगों ने सभी एग्जाम्स में कर दिया। ऑन स्क्रीन फिलहाल सिर्फ 67th मेंस में अभी चल रहा है
और इसके बाद 68 में भी चालू होगा। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में, जैसे अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया, और हम लोग धीरे धीरे अपने रिसोर्सेज को बढ़ाएंगे। और अभी जो पेंडेंसी के कारण से कई एग्जाम्स हम लोगों ने एक साथ कराया और उसके बाद उसका परीक्षा फल का सब एक साथ आ गया है मामला, धीरे धीरे जब ये निकल जाएगा तो हम बाकी में भी हम ऑन स्क्रीन करना शुरू कर देंगे। और ये जैसे 68 में आप इंट्रोड्यूस करने वाले हैं कि एक स्पेसिफिक जगह होगा क्वेश्चन के लिए, वो बाकी जो एग्जाम है उसके लिए ऐसा करेंगे क्या? सबके लिए आगे आने वाले समय में सब, जैसे मैंने क्या कहा है कि ये जो कॉपी का जो प्रिंटिंग है अभी कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर में हम उसका अगर पेज नंबर फिक्स नहीं करते हैं, क्वेश्चन का जगह फिक्स नहीं करते हैं, तो पूरे कॉपी को सर्व करना पड़ता है, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इसी से बचने के लिए अब हम लोग कंप्यूटर के हिसाब से उसका प्रिंटिंग करना है। जब ये चीज़ हम लोग कर लेंगे, 68 में हमको अभी तुरंत करना है उसको, ये जैसे ही कर रहे हैं हम, बाकी जो भी परीक्षा जो आने वाले समय में होगा उसमें हम इसी तरह से करेंगे। अच्छा सर, इसमें जो है इंटरव्यू में सर 30% से कम नंबर किसी को नहीं है? नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। नहीं 30%